गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग मुगल के बारे में बात करेंगे। मुगल शब्द का पता बाबर के मंगोल वंश से लगाया जा सकता है, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अपनी मातृपक्ष से वह मंगोल सरदार चंगेज खान से संबंधित था और पैतृक पक्ष से तैमूर से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत के बाद के दौर में राजनीतिक और सामाजिक असमानता ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का आसान अवसर प्रदान किया। पहले 6 मुगल राजाओं को महान मुगल के रूप में जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बाबर का, जिनका कि शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर एक छोटे से राज्य का शासक था। फरगना, जो कि मध्य एशिया में यह वह समय था जब लोदी राजा दिल्ली सल्तनत पर राज्य शासन कर रहे थे। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। फिर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने 1325 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हालांकि लोदी सेना बाबर की तुलना में बहुत बड़ी थी, लेकिन यह बाबर की कुशल तोपखाने और घुड़सवार सेना के सामने हार गई। 1527 बाबर ने खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों की संयुक्त सेना को हराया। 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1529 में उन्होंने घाघरा में बंगाल और बिहार के अल्हन सरदारों को हराया। ये लड़ाइयाँ उत्तरी भारत में हुई। बात अगर करें उनके शासनकाल की, तो बाबर एक शानदार सेनापति था, जिसे अपनी सेना को बिना किसी प्रयास के जीत दिलाई। वह तुर्की और फारसी भाषाओं का विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा ट्यूसा या बाबूनामा में अपने अनुभवों को दर्ज किया, जिसमें उसने उन स्थानों का वर्णन किया जहां उसने मतदान किया था। साथ ही जानवरों, पक्षियों, फूलों, जलवायु और लोगों के जीवन का भी वर्णन किया था। दूसरे स्थान पर हुमायूं, बाबर के बेटे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी संभाली। बाबर की वसीयत के अनुसार हुमायूं ने अपनी विरासत अपने भाइयों वो कामसन, हिंदाल और अस्करी के बीच बांट दी और उन्हें अलग अलग जमीन दे दी। इसके आगे तुले प्रांत में उनके भाई होसेवेल ने उन क्षेत्रों से संतुष्टि प्राप्त की जो उन्हें दिए गए थे। उसके बाद समस्या जो हुई, दूसरे मुगल राजा के रूप में हुमायूं को अपने शासन के आरंभ से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले राज्य में प्रेम की कमी थी। हुमायूं का राज्य राजपूतों और गुजरात के शासक बहादुर शाह के अधीन था। अफगान भी मुगलों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अलगन राजा शेरशाह ने भारत पर अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया था और हुमायूं की राजधानियों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच 5 युद्ध हुए, जो हुमायूं ने दतिले और उनसार के किले पर कब्जा कर लिया। वही 1532 में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया और ग्वेरेट और मेलवा पर कब्जा कर लिया। हालांकि इससे पहले कि हुमायूं आराम से बैठकर अपनी जीत का आनंद ले पाता, शाहंस्टेन ने सेना में प्रवेश किया और हुमायूं को चनो जो कि 1530 और कन्नौज जो कि 1540 में पराजित किया। तो उसने हुमायूं को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, जिससे उसे फारस भागने पर मजबूर होना पड़ा। हुमायूं ने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष उत्खनन में बिताए। इस अवधि के दौरान राज्य ने सर्वोच्च शासन किया। 1555 में भारत लौटे और अपने लंबे शोर शासन पर पुनः कब्जा कर लिया, जो शहंशाह की मृत्यु के बाद काफी कमजोर हो गया था। हालांकि वह इस बार सैंडे ऑयल में अपने लिजरी के स्टार प्रोम में
शिव योनिन कर सका और कम दिनों की उम्र में मर गया। बात अगर करें देखिए शेरशाह की, तो वह एक अलगान जैन सासाराम का राजा था जो हुमायूं 1540 में बहुत अमर हो गया था। उसने हुमायूं को हराया और राजवंश की शुरुआत की। उसने उत्तर की ओर बहुत अधिक आक्रमण किया और अपने राज्य को अच्छी तरह से संगठित किया। हम्पे कासेर को छोड़कर बंगाल से लगभग दूर था। उसने भूमि के कुशल भंडार का निर्माण किया। उन्होंने कई सड़कें बनवाई और वजन और माप के मानक बताए। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत पेश किया जो सभी धर्मों का सम्मान प्यार करता था और अपने लोगों की भलाई के लिए प्यार करता था। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई। उसकी मृत्यु 1555 में इस्लाम शाह के रूप में हुई। उतना ही नहीं, इस मृत्यु के कारण ही भारत में सूर्यवंश का जो है अंत हो गया। उसके बाद आज आ गया अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके 13 वर्षीय पुत्र अबू उल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को राजा बनाया गया और बैरम खान को उसका संरक्षण नियुक्त किया गया। अकबर के राजा बनते ही उसने हेमू को मार डाला, जो 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में सुरभि का सेनापति था। अकबर जल्दी बलराम खान के प्रभुत्व से अधीर हो गया। उसने बैरम खान के शासन को समाप्त कर दिया और शासन अपने हाथ में ले लिया। अकबर ने कई वर्षों तक शासन किया। उसने अंगिया के पास फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण करवाया। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि अलवर ने बैरम खान को मक्का जाने के लिए राजी किया। मक्का जाते समय ग्वाल्टन में बैरम की जो है हत्या कर दी गई। अकबर ने ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर पर विजय प्राप्त की और 1560 के दशक में मालवा पर कब्जा कर लिया। उसने राजपूतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वादा किया कि अगर वे मुगल सत्ता को स्वीकार कर ले तो वह उन्हें शांति से शासन करने देगा। जिन राजपूत शासकों ने उनका समर्थन किया, उन्हें उसके क्रोध का सामना करना पड़ा। अकबर के दरबार में 9 असाधारण लोगों का एक समूह था जिन्हें वह नवरत्न कहता था। उन नवरत्नों में अब्दुल फैज अब्दुल रहीम खान राजा बीरबल, राजू टोडरमल, राजे मान सिंह, मियाँ तानसेन, फकीर अजुद्दीन और मुतिल्ला दे प्याजा था, जिसको मुल्ला दो प्याजा कहते हैं। राजा के स्थान पर शासन करने वाला एजेंट राजा के घर का उपयोग युवा टॉमेसन क्रेते को सत्ता में लाने के लिए करता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद अकबर की नीति की बात करें। अकबर ने राजपूतों की वफादारी हासिल की और उन्हें मुगलों का मजबूत समर्थक बनाया। उसने यह कदम शादी के जरिए किया। अकबर ने कानपुर को अपमानित किया, यहाँ तक कि उन्हें नष्ट भी कर दिया। उन्हें राजपूत और राजाओं को उनके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किए बिना सेमेट्री पर शासन जारी रखने की अनुमति दी। अकबर ने अपने दरबार में राजपूतों को उच्च पद दिए। राजा मान सिंह और राजा बीरबल उसके 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। राजा टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे। अकबर ने राजपूत परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। उसने खुद आमेर की राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया। उसने राजपूत राजकुमारियों को अपनी पत्नियां भी बनाया। उसने इन राजपूत राजकुमारियों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी। बात अगर करें इनके धार्मिक नीति की, तो भारत में जो है हिंदू बहुसंख्यक थे और एक दृढ़ और मजबूत साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें अपने सभी विषयों को समान मानते हुए उनका विश्वास जितना था, लोगों को अपनी पसंद के अनुसार जीतने की स्वतंत्रता दी गई थी। उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए लगने वाले कर और योजना को समाप्त कर दिया, जो केवल गैर मुसलमानों द्वारा चुकाए जाने वाले थे। अकबर ने युद्ध के दौरान जबरन इस्लाम धर्म अपनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर ने हिंदुओं को मंदिर बनाने की अनुमति दी। उन्होंने हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों का जो है फारसी में अनुवाद कराया। अकबर हिंदू सुल्तानों और विदेशियों के साथ समान रूप से स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करता था। सबसे पहले तो जो लोग इस आदेश में शामिल होना चाहते थे और जिन्हें सम्राट ने मंजूरी दी थी, ये बात कर रहे हैं दिन इलाही की, जो ये एक आदेश था। जो लोग इस आदेश में शामिल होना चाहते थे और जिन्हें सम्राट ने मंजूरी दी थी, उन्हें रविवार को प्रवेश दिया जाता था। इस आदेश के सदस्य एक दूसरे को अल्लाह जो अकबर कहकर बधाई देते थे, अल्लाह अकबर करके। भगवान महान थे। प्रत्येक सदस्य ने अपने जन्मदिन पर रात्रि भोज का आयोजन किया था और विशेष रूप से अपने जन्म के महीने में मांस खाने का त्याग किया था। कोई पृष्ठ, पूजा स्थल और कोई अनुष्ठान नहीं थे।
बाद में अकबर ने अलग अलग धर्मों के लोगों से बातचीत की और पाया कि सभी धर्म प्रेम, शांति और सम्मान का संदेश चाहते हैं। उन्हें लगा कि अगर सभी धर्मों के सामान्य विचारों को एक ही धर्म में मिला दिया जाए तो सभी लोगों को लाभ होगा। उन्होंने दीन इलाही नामक धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया जो एक ईश्वर का धर्म था। उन्होंने खुद को इस धर्म के अनुयायियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक घोषित किया। दीन इलाह ने हत्यारों को सरल मार्ग दिखाया। अकबर ने पशुओं की हत्या पर रोक लगाई, अपराधियों को क्रूर दंड दिया। सती प्रथा को इस गीता के माध्यम से का और सार्वभौमिक शांति कई मायनों में जो है दीन इलाह का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। यह विश्वास अशोक के धामिना से काफ़ी मिलता जुलता था। वास्तव में दीन इलाह एक नैतिक आचार संहिता थी, न कि एक नया क्षेत्र, क्योंकि यह कठिन नहीं था। उसके बाद अकबर अपने निजी जीवन में बहुत खुश नहीं था। उसने अपने 2 बेटों को खो दिया। उतना ही नहीं, अधिक पीने के कारण जबकि राजकुमार सलीम ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और उसे सिकंदरा में उसके मकबरे में दफनाया गया, जो आगे वास्तुकला का एक टुकड़ा भी था। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर ने विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को मजबूत किया। सबसे पहले उसने अपने बेटे खुसरो के विद्रोह को कुचल दिया। इसके लिए उसने सिख नेता गुरु अर्जुन को मरवा दिया, क्योंकि वह खुसरो की मदद कर रहा था। इससे सिखों और मुगलों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर को राजकुमार सल्लम के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया और उन्हें शर्त पर अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दी कि वह मुगलों के प्रति वफादार रहेंगे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भी प्रयास किया। दक्कन उसने जो है अहमदुशीम किले पर पुनः कब्जा कर लिया, जो अल्लाह के शासन काल के अंत में मुगलों के कब्जे से मुक्त हो गया था। लेकिन अहमदनगर के सैन्य कमांडर मल्लाशोर ने मुगलों को दक्कन के अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोका। उत्तर पश्चिम में जहांगीरकोट कंधार 10 फारसियों के लिए यह भारत और भिंड ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार मार्गों में एक प्रमुख लाश साबित हुआ, जो कंधार से होकर गुजरता था। जहांगीर ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को जारी रखा और राजपूत सरदारों पर विजय प्राप्त की। जहांगीर ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। वह अपने पिता की तरह ही एक जन जन का शासक था। उसने अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा। वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और कला और साहित्य का शौकीन था। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला की बहुत सराहना की गई। जहांगीर ने 1612 में पुर्तगाली और अंग्रेजी व्यापारियों को व्यापार के अधिकार दिए और अंग्रेजों ने सूरत में एक व्यापारी चौकी स्थापित की। 1615 में इंग्लैंड के राजा के राजदूत सर थॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया। उनसे कई व्यापारिक अधिकार और रियायतें प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने महल के बाहर न्याय की एक श्रृंखला बनाई थी। जिसे कोई शिकायत होती थी वह किसी भी समय घंटा बजा सकता था और सम्राट उससे जो है सीधे बात कर सकता था। जहांगीर की चालें मैसूनोना को नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। वह जहांगीर के दरबार में बहुत शक्तिशाली थी। जहांगीर महत्वपूर्ण मामलों में उसकी सलाह लेता था। एक बार जब वह बहुत थक गया था तो नूरजहां ने साम्राज्य के मामलों का प्रबंधन किया। उसके नाम पर जारी किए गए दस्तावेजों से साबित होता है कि वह खुद सम्राट जितना ही शक्तिशाली था। हालांकि नूरजहां के जहांगीर पर बढ़ते प्रभाव और राज्य के मामलों में उसके हस्तक्षेप ने राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां को चिंतित कर दिया और दोनों के बीच संघर्ष हुआ। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां सार्वजनिक जीवन से थक गई थी। अहर जहांगीर की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अपने भाइयों को हराकर सिंहासन पर बैठा। उसने अपने भाई शाहजादा जो है शहरयार और उसके 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। शुरुआत में शाहजहां को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसने बुंदेलखंड में विद्रोहों को आसानी से कुचल दिया। फिर 1632 में दक्कन में अफगान शासकों ने विद्रोह कर दिया। उसने जो है कब्जा कर दिया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब उन्होंने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया, दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद शाहजहां ने तैमूर की राजधानी
समरकंद को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए मध्य एशिया में बैक और बदख्शां में सेना भेजी, लेकिन यह अभिमान विफल रहा। वह फेरूवासियों से कंधार को वापस पाने में भी विफल रहा। अंत में उसने अपना मिशन छोड़ दिया। शाहजहां का शासनकाल अच्छा था, साम्राज्य समृद्ध था। यूरोपीय व्यापारियों ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपनी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखी। जो कोई भी सीमा शुल्क का भुगतान करने में आनाकानी करता था या परेशानी पैदा करता था, उसे दंडित किया जाता था और राज्य की शर्तों पर व्यापार करने के लिए बाध्य किया जाता था। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला में जबरदस्त विकास हुआ। उसने शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने दिल्ली में ईदगाह और जामा मस्जिद बनवाई। उसने अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के भीतर जामा मस्जिद। उसने लाहौर में जहांगीरी का मकबरा भी बनवाया। उसने कई उद्यान बनवाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कश्मीर का जो है शालीमार गार्डन था। सबसे प्रसिद्ध स्मारक जिसके लिए शाहजहां सबसे अधिक जाना जाता है वह ताजमहल है, जिसे उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। वह कला और वास्तुकला का जो है संरक्षक था। शाहजहां ने हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी और ओरछा सहित कुछ मंदिरों को नष्ट भी कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष यानी 1658 से 1666 तक आगरा के किले में कैद में बिताए, जिसकी देखरेख उसकी बेटी जहांआरा ने की थी। उसके बाद औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से 1760 तक रहा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके 4 बेटों दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। दारा शिको शाहजहां का सबसे प्रिय औरंगजेब का मुख्य जो है पुत्र था और महारथी था। औरंगजेब उसके सभी भाइयों को हरा दिया था और मार डाला। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक शासन किया। उसके साम्राज्य में लगभग पूरा भारत शामिल था। बात अगर रही इसी में विजय की, तो औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत में गैर मुसलमानों के लिए भूमि राजस्व में वृद्धि की, तो जाटों और सतनामियों और बुंदेलों ने विद्रोह कर दिया। उसने राजपूतों की वफादारी भी खो दी। दिल्ली में जब सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई, तो सिखों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उत्तर पूर्व में औरंगजेब का कामरूप के अहमों के साथ समझौता हुआ था। पूर्व में मुगलों ने म्यांमार के अराकान साम्राज्य की नौसेना को हटाकर चटगांव पर कब्जा कर लिया, जिससे बंगाल की खाड़ी पुर्तगाली समुद्री डाकुओं से अधिक जो है सुरक्षित हो गई। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आखिरी 26 साल दक्कन में बिताए, जहाँ मराठों ने शिवाजी के अधीन अपना साम्राज्य राज्य बनाया था। 1580 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने 1681 में सत्ता संभाली। औरंगजेब 1689 में मराठों को कुचलने के लिए दक्कन आ गया। उसे संभाजी को पकड़ लिया और मार डाला। उसके शिशु बेटे शाहू को बंदी बना लिया। उसने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर भी विजय प्राप्त की। हालांकि औरंगजेब मराठों को पूरी तरह से कुचल नहीं सका। उसकी दक्कन नीति असफल साबित हुई। लगातार हार के कारण उसे अपनी घुड़सवार सेना खोनी पड़ी और शाही खजाना खाली करना पड़ा। औरंगजेब की उत्तर से लंबी अनुपस्थिति के कारण प्रशासन को नुकसान उठाना पड़ा और मुगल शासकों को चुनौती देने वाले विद्रोह शुरू हो गए। एक राजा के रूप में औरंगजेब एक रूढ़िवादी ईश्वर से डरने वाला मुसलमान था, जिसने धार्मिक असहिष्णुता का जो है प्रदर्शन किया। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया को फिर से लागू कर दिया, जिससे वो लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गया। उसने अपने नागरिकों को मंदिर बनाने की भी अनुमति नहीं दी। औरंगजेब के शासनकाल में यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार खूब फला फूला। अंग्रेजों के मुख्य बंदरगाह बम्बई, मद्रास और कोलकाता थे। फ्रांसीसी व्यापारियों ने अपने व्यापारिक ठिकानों को बम्बई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित किया। बात अगर रही इसी में कि मान लीजिए पांडिचेरी या जिसको पुडुचेरी कहते हैं, उसके व्यापार केंद्रों तक, तो एक व्यक्ति के रूप में औरंगजेब बहुत ही साधारण व्यक्ति था। बाद के मुगल बादशाहों तक उसने एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसने कभी भी जो है सादरे टोपियाँ नहीं पहनी, ना ही सोना या बिल्ला और आभूषण पहने। उसने टोपियाँ भी सिली और कुरान की नकल की, ताकि वह खजाने से पैसे निकालने के बजाय अपने निजी इस्तेमाल के लिए पैसे जुटा सके। अपनी साधारण जीवन शैली के कारण उसे लोकप्रिय रूप से जिंदो पीर कहा जाता था। औपचारिक मुगल दरबार सल्तनत काल की याद दिलाता था, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट एक शानदार सिंहासन पर बैठते थे, जबकि उसके दरबारियों को उसके पदों के स्थान पर स्थान दिया जाता था। अधिक महत्वपूर्ण लोग सम्राट के सबसे निकट होते थे। मामलों पर सार्वजनिक दर्शकों के डायन जो है हालचाल में चर्चा की जाती थी।
लोग यहाँ जो है राजा के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकते थे। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर निजी दर्शकों के हॉल में चर्चा की जाती थी। राजा अपने मुख्य अतिथियों का भी यहीं पर स्वागत करते थे। प्रतिदिन एक विशेष समय पर सम्राट के समक्ष नौसिखियों और विभागाध्यक्षों की रिपोर्टें पढ़ी जाती थी। जब सम्राट का घर था तो सामाजिक एस्कोन का व्यक्त भी था। प्रशासन की बात की जाए तो मुगल प्रशासन मध्य एशियाई, भारतीय और फारसी परंपराओं का मिश्रण था। राजा को पूर्ण शक्ति प्राप्त थी। वह नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों का मुखिया था। वह अधिकारियों की परिषद द्वारा शासित था। युद्ध प्रधान मिलिस था। दीवान राजस्व का प्रमुख था। मीर बकेली सेना की देखभाल करता था और शेख सुदूर ने अनुदान और दान रिकॉर्ड रखा था। डैन ने कानून की दुनिया में जज की जीत हासिल की थी। मित्सानुन ने शाही घराने की देखभाल की। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था जिसे सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा पर एक सादा सरकार का शासन होता था जिसे आगे जिलों में विभाजित किया जाता था जिन्हें सरकार कहा जाता था, और फिर परगने में विभाजित किया जाता था। एक परगना में कई गांव होते थे। सभी प्रशासनिक प्रभागों की देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कोतवाल कोमेट का मुखिया होता था जो शहर के प्रशासन की देखभाल करता था। वह अपराधियों को पकड़ता था और अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। हैंगम ने हथियारों में रहने वाले लोगों के वजन और उपचार और केगा रिपोर्ट की जांच की। गांव में मुगेदंत के अधीन भोजन करना जो भूमि राजस्व का अधिग्रहण करता था और कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। अधिकारी का नाम पटवों पर रखा जाता था। बदला लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता था। आर्मी एमएसटी की बात करें तो मुगल सेना के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध, हाथी और तोपखाना था। नौसेना थी लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर थी। शाही अंगरक्षक और शाही महल के सैनिकों का एक समूह सम्राट की रक्षा के लिए एक दल था। आखिर में ममाबाद की शुरुआत हुई। वार्ड ममाब का मतलब है पद या पद। उन्होंने इन मनसबों या रैंकों के आधार पर अधिकारियों को वर्गीकृत किया और उन्हें मनसबदार कहा। मनसब की संख्या सेना में उसके वेतन और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती थी। एक मनसबदार का पद 2 भागों में विभाजित था, और सवार। जाट रैंक उसके अधीन सैनिकों की संख्या को इंगित करती थी। सोमर रैंकों ने हड्डियों की संख्या का संकेत दिया जिसे उन्हें मेंशन करने की उम्मीद थी। मनसबदारी का वेतन उसकी योग्यता और पद दोनों के आधार पर निर्धारित किया जाता था, या नकद में दिया जा सकता था या उसे एक पृष्ठ देकर दिया जा सकता था जिससे उसके पद के अनुसार वेतन बराबर मिलता था। बात अगर इसी में करें हम लोग कि मेनुडे का पद वंशागत नहीं होता है। जब अग्रवाल में एक मर्सेप्टा की मृत्यु होती है तो उसी रैंक के साथ किसी और को दे दिया जाता है। राजस्व प्रशासक उस समय भूमि और व्यापार राज्य के राजस्व के 2 मुख्य स्रोत थे। अकबर की भूमि राजस्व नीति राजा टोडरमल द्वारा तैयार की गई थी जो उनके राजस्व मंत्री थे। उन्होंने एक नई भूमि राजस्व नीति शुरू की जिसे टोडरमल बदन फास्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक किसान की भूमि की माप की गई और उससे प्राप्त उपज का आकलन किया गया। भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: अच्छा, औसत और खराब। राजस्व भूमि की उर्वरता के अनुसार तय किया जाता था। 1560 में दाल प्रणाली शुरू की गई। इस प्रणाली के तहत पिछले 10 वर्षों के लिए खेत की औसत उपज मूल्यांकन किया गया था और चालू वर्ष के लिए भुगतान किए जाने वाला कर उसके आधार पर लगाया गया था। किसान का हिस्सा औसत उपज का लगभग 1/3 था। इस प्रणाली को जबे के नाम से जाना जाता था। सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो मुगल काल के दौरान भारत समृद्ध था, लेकिन लोगों की शैलियों के बीच उनके व्यवसाय और आय के आधार पर एक अंतर स्पष्ट था। समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। सम्राट, कुलीन और इमरशाब्दा लिपिक जीवन जीते थे। वे भव्य घरों में रहते थे, महंगे कपड़े थे और वे आमतौर पर यूँ कहें तो बहुत सारा खाना खाया करते थे और आकर्षण और लकड़ी की ब्यूटी से संबंधित उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, अच्छा प्रदर्शन किया और आरामदायक जीवन व्यतीत किया। इस विभाजन में पिनानों ने कड़ी मेहनत की और तेजी से खेती की। भूमिहीन किसान दयनीय जीवन जीते थे। वे बिना किसी हनरा मंदिर भूमि के घरों में रहते थे और काले कपड़े पहनते थे। झींगा भूमि के साथ हल और बैल। वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, राजस्व देते थे और भूमिहीन किसानों की तुलना में बेहतर जीवन जीते थे। वे कानून के अनुसार राजस्व देते थे और खेती में सुधार के लिए घुरने से बचते थे। उन्हें जमीन विरासत में मिली थी। अकाल के समय सारी संपत्ति नष्ट हो गई और कई लोग भूमिहीन हो गए। शिक्षा की बात करें तो लड़के मंदिर में पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ते थे। कोई नियमित परीक्षा नहीं होती थी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता था।
लड़कियां घर पर ही पढ़ती थी। उनकी माँ उन्हें घर का कामकाज, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना सिखाती थी। अमीर परिवारों की लड़कियां खास शिक्षक रखती थी जो उन्हें पढ़ाते थे। हालांकि गरीब परिवारों की लड़कियां पिछड़ी ही रहती थी। कला साहित्य की बात करें तो मुगल काल कला, वास्तुकला, शैली और संगीत के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण वैभव का युग था। शाहजहां का शासनकाल कला और स्थापत्य कला की प्रगति के लिए सबसे अनुकूल था। वह कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने विभिन्न कला शैलियों को मान्यता दी और कला संघ को प्रोत्साहित किया। हालांकि वह कला, मैथ या कविता का पक्षधर नहीं होता था। इस अवधि के दौरान इतिहास ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ। इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने देश और इसके खंडहरों के बारे में दिलचस्प विवरण छोड़े हैं। उतना ही नहीं, सम्राटों और उनके शासन के संस्मरण दरबारी लेखकों द्वारा लिखे गए थे। भगवद गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह द्वारा किया गया था। इस काल में सूरदास और तुलसीदास घर घर में मशहूर हो गए थे। उन्होंने हिंदी में लिखा और हिंदी को बढ़ावा दिया। रामखंड की प्रेम वाटिका और बिहार की सतसई भी लिखी गई। इस काल में दिल्ली और लखनऊ में उर्दू साहित्य का भी विकास हुआ। भारतीय और फारसी संगीत शैलियों ने हिंदुस्तानी संगीत नामक संगीत के नए रूप को जन्म दिया। ठुमरी और ख्याल जैसी गायन की विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई। हालांकि बाद में जब औरंगाबाद ने ललित कलाओं के प्रति अपनी अरुचि दिखाई तो चित्रकारों, कलाकारों और संगीतकारों ने अन्य राजाओं से संरक्षण की मांग करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। रत्नारा ने औरंगजेब को शासन में मदद की और उसके पिता ने उसे लात मार दी। उसके पिता की मृत्यु हो गई और राजकुमार के पास गरीबों और ज़रूरतमंदों को जमीन देने की शक्ति थी। लहनारा को विस्तानाबाद के 2 मुक्त भवन मिले। उनमें से सबसे प्रसिद्ध चांदनी चौक था। उसने कविता और मार्क्स का ब्लॉग लिखा। उतना ही नहीं, मुइनुद्दीन चिश्ती शाह लहट उससे बहुत प्यार करता था और उसे अपने बेटों को साहिल अफजमानी और पदशाह बेगम के नाम से जाना। मितुल दरबार में वह बेगम साहिब के नाम से जानी जाती थी। औरंगन की बेटी जेबुन्निसा एक प्रसिद्ध लेखिका और निपुण महिला थी। वह सुंदर थी और बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी। वह उदार थी और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपना समय बिताना चाहती थी। वह कभी भी धोखा नहीं खाई। मुगल साम्राज्य के पतन की अगर बात करें तो मुगलों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और औरंगजेब की कुछ रूढ़िवादी नीतियों के बावजूद भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करना जारी रखा। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगलों को जो है बाद में मुगलिस्ट कहा जाता है, जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर शासन किया। साम्राज्य सिकुड़ने लगा और 1857 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त हो गया। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए